ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहे हैं? तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। खूब बढ़िया चार्ट वार्ट बना लो। अपने जहाँ पढ़ाई वाला घर है, तुम्हारा रूम होता है पढ़ने वाला, या जहाँ सोते हो बैठते हो, वहां लगाओ उस चार्ट को। ठीक है, ताकि दिन भर देखोगे तो कुछ ना कुछ याद हो ही जाएगा। भाई कभी ना कभी तो आंख चली जाएगा। अब जैसे मैं रोज ये मुझे रट गया है, यू कंटिन्यू टू अमेज अस। तो यू कंटिन्यू टू अमेज अस, तो रट जाता है। जो चीजें रोज दिखती हो अपने आप रट जाता है। बस इधर कैलेंडर है, ये भी पता है। तो सब पता रहता है दिमाग में कहाँ क्या क्या है। तो तुम लोग भी ऐसा कुछ काम करो। खैर, ये है हम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। सबसे आसान चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। मतलब अगर अब तुम सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से देखो तो कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड आता है, और तुम्हें बस सॉल्व करना है। ठीक। तो पहले मैं 5 मिनट में फॉर्मूले बता देता हूँ सारे, ताकि तुम्हें रिवाइज आ जाए। उसके बाद से क्वेश्चन ही करने हैं, और करना क्या है इसमें। ठीक। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन से। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना, रिवीजन ये बहुत काम का चीज है। बस इतना ही याद करना है तुम्हें हर बार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं। तो ध्यान से सुनो। मान लो कोई रिएक्शन है मेरे पास बेटा, A+2B गिव्स अस C+D। तो अगर मेरे को किसी ने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का? कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इक्वल होता है बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कि कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो जब भी तेरे को कोई बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो यही निकालोगे, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। बोल, क्लियर है? डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या होगा? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये है बेटा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और डेल्टा टी क्या होगा? चेंज इन टाइम। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ये हो गया। अब यहीं पे 2 मिनट में इसका यूनिट भी देख लो, कई बार यूनिट भी पूछ देता है। तो यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का? कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर, है ना? तो ये हो जाएगा बेटा मोल पर लीटर। और टाइम को क्या बोलते हैं? सेकंड। तो सेकंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये हमारा यूनिट हो गया। तो यूनिट भी पता लग गया, और रेट ऑफ रिएक्शन भी पता लग गया। तो कभी पेपर में से क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दे रखा हो, तो सीधा डेल आर बाई डेल्टा टी लगा सकती है। अब डेल आर बाई डेल्टा टी कैसे? वहां पे दो टाइम दे रखा होगा, और दोनों टाइम पे दो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा होगा। बोलेगा जब टाइम इतना है तो कॉन्सेंट्रेशन इतना है, टाइम इतना है तो कॉन्सेंट्रेशन इतना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो R2 - R1 T2 - T1 करके निकाल दोगे। ठीक है। तो ये तो एक पहला छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहला याद रहेगा सभी को, नोट भी करते जाना जल्दी जल्दी से। बोल। हाँ, स्टैचू बन जाती है एकदम। सेकंड, सेकंड फॉर्मूला जो हम लोगों को याद रखना है, वो ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस। तो रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, कि क्या होता है रेट ऑफ अपेरेंस और रेट ऑफ डिसअपेरेंस। सुनो, बहुत सिंपल। मान लो ये 2A है, मान लो ये 3B है, मान लो ये C है, मान लो ये 4D है। और किसी ने बोला इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट ऑफ अपेरेंस डिसअपेरेंस सब कुछ बताओ। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है बेटा। आप इसको ऐसे लिखोगे, -1/2 DA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt। ये डीए और डीबी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसे भी लगा सकते हो अगर नहीं लगा रहे हो तो, अगर नहीं समझ आए तो। हो गया। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बोलो। DC/dt। इसका तो कुछ है ही नहीं ना कोफिशिएंट। तो DC/dt प्लस में, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1/4 dd/dt। तो इस तरीके से हम इस पूरे को लिख सकते हैं। और ये पूरा पता है क्या होता है? ये पूरा इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो ये पूरा इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, उसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब सुनो इसमें ध्यान से। ये वाली जो चीज दिख रही है बेटा तुम्हें, ये इसी को बोलते हैं, इतनी चीज को सिर्फ, ये 1/2 नहीं,
सिर्फ इतनी चीज को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ये भी होगा रेट ऑफ डिसअपेरेंस? नहीं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस मतलब ही वो नेगेटिव है। अगर मान ली किसी का आंसर आया -2, तो ये नहीं लिखोगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस -2, रेट ऑफ डिसअपेरेंस 2। तो माइनस वो इंडिकेट करता है कि वो घट रहा है। अब सुन, तो ये हो गया पूरा। उसी तरीके से बेटा ये क्या हो गया तेरा, जल्दी बोल। रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपेरेंस, कुछ भी बोल। ये भी रेट ऑफ अपेरेंस। तो ये याद रखना है हम लोगों को, दोनों याद रहेगा। तो बेटा बस यही। अब मान ले किसी क्वेश्चन में तेरे को बोलता है कि रेट ऑफ अपेरेंस निकालो, डिसअपेरेंस निकालो, तो तेरे को सिर्फ इतना निकालना है। कहीं गलती से 1/2 भी कर दिए तो गलत हो गया। अगर 1/2 कर दिए तो क्या निकल गया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन और अपेरेंस में इतना ही फर्क है। ठीक है। तो वहां पे दो दे रखा होगा कि इसका इतना है, इसका इतना है। जैसे इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सी इज दिस, व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो तुम ए और सी को इक्वेट कर देते, इसको और इसको इक्वेट कर देते, और निकालना होता रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये, तो 1/2 को उधर ले जाते, उसकी वैल्यू दे रखी होती, मल्टीप्लाई कर देते। समझ गए। और रेट निकालना होता है इसमें से कोई सा भी यूज कर लो। ठीक, तो एक ये क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, कहाँ गुम हो जा रही है, देखते रहे, फोकस। ये फोकस, इसको हिलना बोलते हैं। तो हो गया ये पूरा। चलो, लिख लिया भाई, हो गया। चल, अब आ जाओ थर्ड पे बेटा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों का क्या है जो हमें याद रखना है। तो थर्ड स्टार्ट होता है रेट लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये है हमारा रेट लॉ, कि रेट लॉ क्या होता है क्या नहीं होता है। तुम सबको पता है भाई रेट लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा, कि मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, और ये हमें क्या दे रहा है, सी प्लस डी। ये कोई रिएक्शन है। तो अगर रेट लॉ लिखने के लिए कोई बोल दे, तो रेट कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर एक्स एंड वाई। है ना। तो ये हमारा रेट लॉ होता है। तो रेट लॉ का फॉर्मूला क्या हो गया, आर इज इक्वल टू के, ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। अब सुन, ये एक्स और वाई सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। है ना। ये वो नहीं है जो आगे नहीं दिख रहा था 1 2 2, उसको ले लिया, वो नहीं है। ठीक है। तो उसके इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो हम इसको वो नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल फाइंड वैल्यू। तो ये रेट लॉ समझ आया। तो रेट लॉ किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, आटे पे डिपेंड करेगा पूरी कितना बनेगा। ठीक है। तो ये याद रखना है कि भाई कितना पूरी बनेगा कितना नहीं। तो ये हो गया पूरा रेट लॉ। अब सुनो, रेट लॉ में दो तीन चीजें। बेटा के को क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, रेट कांस्टेंट। ठीक है। या अभी इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। है ना, एक एक कर दोगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, छोड़ो। तो रेट कांस्टेंट हो गया। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे एक्स और वाई को क्या बोलोगे, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक्स प्लस वाई हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। और ये हमारी पूरी कहानी जो दिखी रही है हम लोगों को। तो अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो तुम्हें आना चाहिए, वो है टॉपिक यूनिट ऑफ के। ये हर बार पेपर में आता ही आता है, 1 नंबर एमसीक्यू कहीं ना कहीं। तो यूनिट ऑफ के का क्या फॉर्मूला है, हालांकि सीधा फॉर्मूला ही लिख दो ना, याद रखोगे। वैसे तुम यहां से निकाल भी सकते थे, वो मैंने करवाया है कॉपी में। के इज इक्वल टू क्या आएगा, आर अपॉन दिस, फिर आर का यूनिट इसका यूनिट, ऐसे कॉमन वोमन ले लो के करते थे। तो मैं सीधा लिख देता हूं जो तुम्हें याद रखना है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट हम लोगों को याद रखनी, यूनिट ऑफ के के लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर कोई बोलता है एग्जांपल कि मुझे बताओ एन का वैल्यू जब 1 है फर्स्ट ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक है। चलो, तो सेकेंड इनवर्स होगा, समझा, क्योंकि 1 - 1 जीरो हो जाएगा। अगर जीरो ऑर्डर के लिए कहे तो एन की जगह जीरो पुट कर देना। ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए कितना आ जाएगा बताओ, कुछ याद होना चाहिए तुम्हें एकदम। एन का वैल्यू जब जीरो है तो के कितना आएगा,
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। उसी तरीके से जब n का वैल्यू 1 है 2 है, तब कितना आएगा k का यूनिट? मोल। क्या आएगा? मोल इनवर्स लीटर प्लस और सेकेंड इनवर्स, उल्टा कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा साइन बदल दिया। समझ गए ना? तो यूनिट याद रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे रेट लॉ पे, तो याद रखना इस चीज को। बस खत्म। नोट कर। हो गया? कर लो। डन। यस। नित्या बोल। लिख रही है ना? हो गया? हाँ। मैंने इसको बोल रही नहीं। लिख रही है, हाँ। हो गया? नहीं नहीं। हो गया? हाँ। हो गया। ठीक है। इसमें ही दिमाग लगाना तो बस। फोर्थ। अब हम पहुंच गए सीधा किस पे? अब हम पहुंच गए सीधा फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, क्या कहानी है इसकी? ठीक है। चलो। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला फॉर्मूला इसके अंदर कौन सा? तुम सबको पता होगा एक फॉर्मूला इसके अंदर। वो कौन सा फॉर्मूला है? कि बोलो। के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। एक वर्ड भी बोल मत देना, सब बोल दूंगा उसके बाद ही बोलना। तो के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। क्या है आर नॉट? आर क्या है? हाँ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो उस टाइम पे पूछेगा, और टी टाइम है। ठीक है, तो बताने का जरूरत है नहीं, वैसे लिख देता हूँ फिर भी, चलो। के है रेट कांस्टेंट, है ना? ठीक है। टी क्या है प्रिंस? टाइम। हाँ। सेकेंड मिनट जैसे दे रखा होगा, मतलब के जैसे दे रखा होगा वैसे ही टी को वेरी करते रहना। और आर नॉट ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। आप सुनो, दिमाग लगाओ। ये तो नहीं बोलेगा ना ये फॉर्मूला आपने के निकालने के लिए बताया, टी का तो बताया नहीं। टी भी निकल जाएगा भाई, ऊपर कर देना बस। टी को ऊपर के को नीचे, तो बात एक ही है ना? तो ये मत बोलना कि टी का कोई फॉर्मूला नहीं बताया और जीरो ऑर्डर पे टी निकालने के लिए आ गया। ठीक। चल। अब बता दूसरा क्या होगा इसमें। हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाता है। तो बेटा इसका हाफ लाइफ टाइम कैसे? टी हाफ इज इक्वल टू कितना, याद आ रहा है? R0/2K। ठीक है। तो ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हो गया, R0/2K। और तीसरा, हम लोग इसका एक ग्राफ भी देखते थे, सिंपल वाला एकदम। कैसे? कि इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते थे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और इधर क्या रहता था? टाइम। इधर क्या रहता था? आर। और ग्राफ कैसे रहता था? ऐसे। और स्लोप क्या होता था? सही बोला है, स्लोप माइनस के। तो स्लोप माइनस के होता था। ये आर, ये टी, और ये जो भी है। तो ये तीन चीजें आपको जीरो ऑर्डर से याद रखनी है। ठीक है। बस। जिसको इस चैप्टर में फॉर्मूले याद है उसके लिए चैप्टर में कुछ नहीं है फिर। बस तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा देना है, बस क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, क्योंकि आएगा तो न्यूमेरिकली कंफर्म। बोल जल्दी। हो गया? हम्म। हो गया प्रंजल? आप देखो फिफ्थ। फिफ्थ नंबर पे है, लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो। तो मान लो, सबसे पहले इसका टी का फॉर्मूला बताओ। टी इज इक्वल टू 2.303
अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है सभी को। वेयर साक्षी टी इज व्हाट टेम्परेचर, टाइम, टी इज टाइम, के इज आर नॉट इनिशियल, आर फाइनल, और 2.303 ये क्या है? 2.303। हाँ यही बोलना था, 2.303 है वो, इसमें क्या है? आज अच्छा हाफ लाइफ टाइम बता इसका। इसका तो रटा होगा एकदम तुम्हें, हाफ लाइफ टाइम। बोल, तन्वी अभी बोलेगी। हाँ, हाफ लाइफ टाइम। ये कुछ चीजें तो नहीं भूली जाती कभी। ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे। हाफ, सही। अरे वो ई चला नहीं है। नहीं नहीं, मैं देख तो खुद सोच। हाफ लाइफ, LIF, ई तो लिखा है मैंने। और टी ये पता नहीं कैसे चल गया, ये मैंने लिखा नहीं है सीरियसली। अरे इतना तो पता है। लाइफ। ये पता है क्या हुआ है, आप तो समझ गई। अभी भी नहीं समझी शायद। LIF बना है, टी पता नहीं कैसे आ गया। हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है। अब इसका भी ग्राफ देख ले। ग्राफ। अरे तुझे, तुम्हें ये समझ, ये तुम्हें जी नहीं लगता? लगता है ना जी है, कुछ अलग तो नहीं लगता? ये जितनी बार भी जी लिखता, सॉरी ये कौन सा जी है, सर ये तो हमें पी लग रहा है, हमें बी लग रहा है। अरे मुंह से भी तो बोल रहा हूँ भाई कि ग्राफ में तो जी आएगा ना, एम और पी कहाँ से आ जाएगा? कितने बोलते हैं जी नहीं लग रहा हमें ये। देख, ले बेटा ये किधर, इधर क्या होगा? आर, LNR, LNR। इधर क्या होगा? टी। तो स्लोप कितना होगा? है के, स्लोप में कोई चेंज नहीं, LNR है बस। डन, बना लो। तो ये भी हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर एक छोटी सी चीज और लिखेंगे। बोल, क्या याद आ रहा है? क्या फर्स्ट ऑर्डर के अंदर? क्या तन्वी? जो फर्स्ट ही ऑर्डर का पार्ट है, अभी याद आएगा। इधर ही लिख देते हैं। गैसियस फेज में, है ना? गैसियस फेज में, इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। क्या लिख रहे थे गैसियस फेज में रिएक्शन, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा तो? टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग PI अपॉन 2PI माइनस PT। ठीक है। ये, हालांकि ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ वैसे रिएक्शंस के लिए होता है जो तुम्हारे में दे रखा है। जैसे PCl5 टूट गया PCl3+Cl2 में, जैसे एक दो में टूटे, उसके लिए है ये हर चीज के लिए चेंज होता रहता है, पर तुम्हारे में सिलेबस में यही वाला एक है बस। ठीक है। वैसे मैंने बताया था वैसे कैसे तोड़ तोड़ के अलग अलग फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे इसमें से X निकला तो उसमें कितना बना, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है बस। अभी तक जब भी आया इसी पे आया है। अब खत्म हो गया ये। अब आ जाओ, कौन सा 5 पढ़ लिया हमने? अब छठा लिख लेंगे, वैसे ऐसे ही लिखवा रहा हूँ इसको अलग से। स्यूडो, स्पेलिंग स्यूडो, एस, यही होगा ना? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तूने उस दिन इतना मार्कोनिक्स मार्कोनिक्स बोला, मेरे को स्पेलिंग रट गया मार्कोनिक्स की। अब मुझे वही लिखने में आसानी लगता है, वो वाला, है ना? बहुत इजी पड़ता है वो, यही तो है। सही लिख रहा हूँ ना? है ना? अभी आसान पड़ता है लिखने में, वो वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट था। तब यही लिख देता हूँ, रट गया ये मार्कोनिकोप्स। ठीक है। चलो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
क्या होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या बोलेगी? द रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टन कंडीशन। बस आने ही वाला था निकल नहीं रहा था बस, है ना? द रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टन कंडीशन दे बिहेव फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी इसका हमने एक एग्जांपल लिखा हो, तुझे याद हो? बस इसका एग्जांपल लिख लो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। तो एग्जांपल में लिख लो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, कि एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये भी इसी का एग्जांपल है हम लोगों का। ठीक, लिख लो। कैसे लिखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर? CH3COOR, और इसका आप हाइड्रोलिसिस करो तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है बोलो? तो हाइड्रोलिसिस करने पे मिलता है CH3, अब तो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे ये सब, प्लस ROH, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुन, मैंने क्या किया, इसको एक्सेस में ले लिया। किस में ले लिया? एक्सेस में। तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जनरली पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना था मुझे? ऐसे लिखना था, K CH3COOR, और फिर लिखना था बेटा H2O, है ना? तो इसका ऑर्डर तो 1 और 1 2 कुछ और आता, बट ये एक्सेस में है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट मतलब ये एक नया कांस्टेंट बन गया, के डैश। तो ये सिर्फ क्या बनता है? CH3COOR। तो ये हो गया बस, मतलब के और H2O मिलके, के और H2O ये दोनों एक साथ मिलके एक नया कांस्टेंट बन गए, के डैश। वही लिखा है, के डैश। तो अब ये ऑर्डर कितना हो गया? सिर्फ 1। यानी ऐसा रिएक्शन जो पहले दो था, एक और एक दो, लेकिन जब इसका हमने कंडीशन थी कि आप एक्सेस में ले लो, तो जैसे ही एक्सेस में लिया तो कम हो गया। ठीक है, तो एक्सेस में लेते ही उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख लिया? तो कब लिख रही है भाई? मुझे दिखा, कॉपी दिखाओ इसे एक बार। हाँ, लिख भी है, बढ़िया रही है। तो लिखती कब है? जब मैं लिख रहा होता हूँ? दोनों। अरे मतलब बस समझाने का तरीका है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट था कुछ, नहीं पता क्या। अब ये जब बहुत ज्यादा हो गया ना तो ये भी एक कांस्टेंट हो गया, इससे रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको और इसको लेके एक नया कांस्टेंट के बना दिया। ठीक है, मतलब कोई चीज, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कोई चीज कम है, ज्यादा पे डिपेंड नहीं करता कि कोई चीज ज्यादा कितनी है, ज्यादा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कम है उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। H2 अगर ज्यादा रख दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये पूरा। चलो अब आखिरी पढ़ाओ, सातवां, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन। बोल। कौन? हाँ, सीक्वेंस से बताया मैंने बिल्कुल। आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो आर्हीनियस इक्वेशन में सबसे पहला फॉर्मूला, तन्वी बता, कुछ याद आ रहा है पहला फॉर्मूला? जो भी याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत टूटा फूटा। हाँ हाँ। तो किसको, क्या इज इक्वल टू ए? के। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक तो ये फॉर्मूला होता था, के रेट कांस्टेंट, ए आर इनिशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस, और टी टेम्परेचर। ये बहुत कम यूज होगा न्यूमेरिकल करने के लिए, बट याद रख। दूसरा कौन सा फॉर्मूला था इसका? लॉग के। लॉग के, इसी को तोड़ के लिख सकती है ना, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए, ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सही लिखा है ना? लॉग के इज इक्वल, मतलब एल एन के टर्म में भी होता है और लॉग के टर्म में भी होता है। एल एन के टर्म में तो सीधा सीधा लिख देती, ये 2.303 नहीं लगाती, मैंने लॉग के टर्म में लिखा है। अब सुन, इस इक्वेशन को जरा कंपेयर कर उससे।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो ये y हो गया, ये c हो गया, ये ये m हो गया, और इसी में कुछ x हो गया। अब मैं बताता हूँ कौन क्या क्या है। ये जो है ना बेटा, ये पूरा तेरा स्लोप है। ये पूरा क्या है, m, और ये पूरा क्या है, x। ये x का काम कर रहा है। तो ये याद रखना है तेरे को, ग्राफ बनाने में मदद करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसके ग्राफ में थोड़े कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। कभी कभी वो लॉग देता है, कभी ln देता है। अभी मैं लॉग वाला बना रहा हूँ। तो इधर क्या लिखेगी, लॉग के, और इधर क्या लिखोगे, 1/t। याद रखना है 1/t है। और ये स्लोप, तो स्लोप कितना आया, इसका स्लोप बोल रहा था तो प्रिंस, कितना आएगा, -EA/2.303 r। कई क्वेश्चन इसके स्लोप पे आते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे दे देगा तेरे को, देख स्लोप इसका 50,000 है, ईए कितना होगा। तो तू क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला ऐसे लिख दोगे ना, स्लोप इज इक्वल टू EA/2.303 r, -50,000 होगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। समझ आया, गुड। तो ये याद रखना है, ठीक है। दो फॉर्मूले, तीसरा लिखता हूं अब। बोलो, ये हो गया, ठीक है। लिख ले भाई आराम से। अगर ये ln के टर्म में होता फिर फॉर्मूला क्या होता, बोल। ln के ए, हाँ हाँ, EA/r इंटू 1/t, इंटू 1/t। हाँ चल ठीक है, ठीक है, हो गया। अब सुनो, सी, एक और फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा, मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मूला इस वाले में से, कौन सा है वो, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 r। और इधर क्या होगा, 1 ऐसे ही लिख देता हूं पूरा, रुको, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 इंटू T1। तो ये एक मोस्ट वाइडली फॉर्मूला होगा जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम। अब इस न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इनकी वैल्यू तुम याद कर लो, क्योंकि हर बार ये सेम ही आएगा ना, 2.303 इंटू आर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देख, इधर है 2.303, आर का वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल की बात करूं। तो इसको ना तुम इकट्ठे याद कर लो, कितना बताया था, 19.2। तो हर बार तुम 19.2 रख देना, ऑलवेज, ठीक है। बार बार सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तो सीधा 19.2, बस। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूला, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा इस चैप्टर में अगर थ्योरी में कोई पूछे तो दो चीजें लिख देता हूं, कोई थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है, बस। देखो, कितना नंबर लिखूं अब, 7, 8वां होगा ना, 8। तो इसमें थ्योरी में तेरे से कोई क्या क्या पूछ सकता है। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं, तो थ्योरी में तुमसे कोई पूछ सकता है दो तीन चीजें। एक तो ये पूछ सकता है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताओ। अच्छा, हमने वहां ऑर्डर की जगह मॉलिक्यूलैरिटी नहीं किया था, थोड़ा सा है ना, वो मिस हो गया थोड़ा सा। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताओ। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल, ठीक है। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। तो एक ये पूछ सकता है तुमसे कोई। तो दो तीन नाम लिख देता हूं, किस किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, दूसरा सनलाइट, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और क्या, टेम्परेचर, सनलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट
इन सब पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सारे याद रखने। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस मैंने अच्छे से लिखवाया कॉपी में, तो वहां से पढ़ लेना। ऑर्डर क्या होता है, डेफिनेशन। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख के ही बता दोगे। जैसे मान ले बेटा ये रिएक्शन है 2NH3, और ये हमें दे रहा है N2+3H2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? मॉलिक्युलरिटी के लिए सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ देखा करो। कितने हैं, दो लोग, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, दो। बोल बोल बोल। तो बोलिए ऑर्डर क्या है, कुछ बोल दिया ऑर्डर के लिए इसमें? नहीं ठीक है, मान ले अगर ऑर्डर के लिए कुछ ऐसा दे रखा होता, देखिए इधर जल्दी, R=K, तो इसका ऑर्डर क्या है? ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। मॉलिक्युलरिटी बताओ, ऑर्डर बताओ। जीरो। मैंने हमेशा बोला जब भी R=K होगा मतलब जीरो ऑर्डर, क्योंकि अभी रेट लॉ पढ़ा था ना, R=K, A⁴ X B⁴ Y, यानी वो सब जीरो जीरो था पावर, तो जीरो जीरो मतलब 1 हो गया, तो R=K हो गया। बोल। ठीक है, तो ये याद रखना है, बस खत्म। तो यही करना है इस चैप्टर के अंदर पूरा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसकी बेसिस पे, ध्यान से। हाँ। अच्छा, आप जा रहे हो? ठीक है, उनको दे दूंगा। ठीक है, अब तो क्लास वैसे मंडे को ही है, अब सीधा। ठीक है ठीक। ठीक। इसको एक मिनट वो, राइट, सो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। K is given 4 × 10⁻³ -3 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। टाइम यू नीड टू कैलकुलेट, और ये आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, रिड्यूस फ्रॉम दिस टू दिस। अब ये क्या है भाई, कोई बताएगा तीनों में से, एक बार बोल दो बस। ये क्या है, R0 है, R है? R0। और ये क्या है, R। बस फॉर्मूला लगाओ और निकालो आंसर। 9 सेकेंड्स। वेरी गुड, 9 सेकेंड्स, ठीक है, करेक्ट। अब ये देख, इसने कुछ ज्यादा ही नहीं लिख दिया, ये तो मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर वो है। यहां से शुरू किया है और देख कहां तक गया है। क्या लिखा है ऐसा, देख चेक कर थोड़ा। तन्वी आया 9। पहले फॉर्मूला ड्राइव किया है, वाह। देख रहे हो टाइम कितना है लोगों के पास। ऐसा नहीं है, अगर तू 9 सेकंड लाएगी फॉर्मूला लिखेगी तो कोई नंबर क्यों काटेगा? उसमें पूछा है कि तू डेरिवेशन कर। पर ये कुछ एक्स्ट्रा, कैसे आते हैं ये बच्चे, कहाँ से आते हैं ये? और सोच उसकी कितना फास्ट होगा वो लिखने में, उसकी कला तो देख तू। वो इतना इंटीग्रेशन कर, राइटिंग भी अच्छी है, और इंटीग्रेशन करते हुए भी टॉपर्स में आया है, यानी सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे, है ना? सोच कहाँ से शुरू किया कहाँ तक पहुंचा है। तन्वी को दिखा दो एक बार कैसे लिखा है, कहीं तन्वी सोचे प्लान करे मैं भी ऐसे इंटीग्रेट कर करके लिखूंगी। देख कहाँ से शुरू किया, और सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन ही है। तुम क्या करोगे सीधा, अब तुम इतना भी एकदम रफली भी मत लिख के आ जाना। पहले ये गिवन लिखना आना चाहिए तुम लोगों को, उसके बाद सीधा फॉर्मूला वी नो फ्रॉम द जीरो ऑर्डर। क्या लिखा था जीरो ऑर्डर, बोल जल्दी। T=, जो निकालना होता है मैं उसको रखूंगा यहाँ, सीधी सी बात है। के, R0 कितना है, 0.1, और ये कितना है, कितना है, 0.064, और के कितना है, 4 × 10⁻³ बस इसी को सॉल्व किया तो कितना आया, 9 सेकेंड। क्या इसकी कैलकुलेशन इजी थी, क्या कुछ था क्या सीधा सीधा कैंसिल होने वाला? ठीक है, समझ आ गया। तो तुम तो इतना ही कर देना भाई, बहुत है, नंबर तुम्हें पूरे ही मिलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए? क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे बताओ, बोल रहा है इफ द, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें। बोला है इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो इस स्टेटमेंट को,
if the initial concentration of reactant is double, if the initial concentration of reactant is double, then T half is also double. T half is also double. What is the order of reaction? What is the order of reaction? बोला है ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन है तुम्हारे पास जीरो ऑर्डर, ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन है आपके पास सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बताओ। बोल रहा है कि इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो टी हाफ भी डबल हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तुम? रुकूं? ठीक है। तन्वी, क्या लॉजिक है फर्स्ट ऑर्डर का? मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का कितना था? 0.693 अपॉन के। अब हाँ, अब याद आया। जीरो ऑर्डर, इसमें फर्स्ट ऑर्डर तो टी हाफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस में करता है? टी हाफ। ये देखो, टी हाफ नित्या कितना आया था उसका? आर नॉट बाई टू के, है ना? यानी यहां पे टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है? आर नॉट पे। तो जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है ना आर नॉट पे, फर्स्ट ऑर्डर में। और ये क्वेश्चन कई बार आया है घुमा फिरा के। एक बार ऐसे आया है कि कौन से ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें नहीं करेगा ना? कहीं दिख रहा है आर नॉट वगैरह तुम्हें? नहीं, इसमें दिख रहा है। तो अगर इसने बोला ही था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन ये था कि इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल कर दूं तो टी हाफ भी डबल हो गया, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर। ठीक है? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो फंस जाते हो थोड़ा, तो याद रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे बोला गया है, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। लिखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, time required for a particular reaction to be half completed, half completed is 693 second. ठीक है? Time required for the particular reaction to be half completed is 393 seconds. Calculate the time required for 393, सॉरी 693, ये जब भी दो बार बोलेगी गलती बुलवाएगी। 693 सेकेंड, 693 सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 90 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन।